Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 है. टॉपिक इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया का आयरन एंड स्टील स्मेल्टिंग का जो एक पैराडाइम था, it actually was famous in the world to be producing the most precious and world-class alloys in manufacturing of steel or iron. वुड स्टील, जो तलवार, जिसके थ्रू जो तलवार बनी थी टीपू सुल्तान की, आज भी ब्रिटिश म्यूजियम्स में रखी हुई है. एंड द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइंड रियली शोज इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. 1904 का ईयर था. अप्रैल की गर्मी वाले महीने में चार्ल्स वेल्ड, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, और दोराबजी टाटा, यस ये वही नेम है जो टाटा ग्रुप, टाटा सन्स के एक सेटअप करने वाले पर्सन का नेम है. ये जमशेदजी टाटा के एल्डेस्ट सन थे. जमशेद टाटा कौन थे? टाटा ग्रुप के चेयरमैन, जिन्होंने फाउंड करा था, फाउंडर कह सकते हैं. दोराबजी टाटा और ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड, ये छत्तीसगढ़ के एरिया में आयरन और डिपॉजिट्स की तलाश में घूम रहे थे. दे हैड समवेयर कम टू नो कि छत्तीसगढ़ जो रीजन था, खैर वो तो अभी बना है, उस वक्त इट वाज डिफरेंट. उस वक्त वो सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से ज़्यादा चलता था, और इधर हमारा जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे, उत्तर प्रदेश एंड ऑल, वो एरिया था. हुआ था ये कि दे हैड कम टू नो कि आयरन सोर्स इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, एंड इन्होंने काफ़ी महीने इस कॉस्टली वेंचर में स्पेंड कर दिए थे. वाई? बिकॉज टाटा हैड डिसाइडेड टू सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया. दिस वॉज अ रेवलेशन कि एक इंडियन भी अब इतनी कुव्वत रखता है कि इंडिया में एक आयरन एंड स्टील प्लांट लगा ले. ये वो दौर था जब हमारे यहाँ पे आयरन एंड स्टील का इंपोर्ट ब्रिटेन से किया जा रहा था. ऑब्वियसली वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली एक तरीके से बना के रख ली थी. सो दे हैड टू गो अहेड एंड दे वर लाइक गोइंग अहेड एंड स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन दैट थिंग. एक दिन काफ़ी घंटों की ट्रैवल के बाद जंगल के थ्रू वेल्ड एंड दोराबजी एक छोटे से गांव को इनकाउंटर करते हैं. एंड व्हेन दे एंटर इट, दे सी पीपल, मेन स्पेशली, कैरिंग हीप्स ऑफ ओर डिपॉजिट्स. ओर जिसको स्मेल्ट करके आयरन बनाया जाता है. इनसे पूछा गया, ये लोग कौन थे? ये लोग थे अगारिया कम्युनिटी के. अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अगारिया कम्युनिटी के बारे में बता दिया है कि ये कौन सी कम्युनिटी थी, ये क्या करती थी. अगारिया कम्युनिटी ये वही कम्युनिटी है जिसका इनकाउंटर होता है वेल्ड एंड टाटा के साथ में. इनसे पूछते हैं कि आयरन और मिली कहाँ है, तो उन्होंने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके बताया. दोराबजी एंड वेल्ड किसी तरीके से ट्रैक करके, बहुत एग्जॉस्टिव ट्रैक था, घने जंगलों के बीच उस हिल पे पहुंचते हैं. दोस्तों, उस हिल को जब एक्सप्लोर किया गया तो अमेजिंगली दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर डिपॉजिट उस रीजन में मिला. दैट इज टुडे नोन एज राजगढ़ हिल्स. ये जो राजगढ़ हिल्स जो है, ये रीजन आज भी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स के लिए फेमस है. लेकिन इस एरिया में एक प्रॉब्लम था. एक आयरन एंड स्टील प्लांट डालने के लिए इस रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो नहीं थी, पानी. ये पूरा एरिया सूखा था. सो टाटास को एक ऐसे एरिया की जरूरत पड़ी जहां पर इनको पानी भी मिल जाए, फिर से ढूंढना पड़ा, और आयरन और डिपॉजिट्स मिले. तब जाके इनको एक और अगेरियन कम्युनिटी ने ही इनको एक और जगह बताई जहां पे पानी था, एंड दैट एरिया वाज भिलाई.
thus came up the Bhilai steel plant. कुछ साल बाद फॉरेस्ट का एरिया क्लियर किया गया, जो रिवर थी सुबर्णरेखा उसको सेटअप किया गया, उसको क्लियर किया गया और फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल टाउनशिप जब बनाई गई जिसको कहा गया जमशेदपुर। ये राजगढ़ हिल्स के पास का एरिया था। जमशेदपुर एक एरिया था जहाँ पे पानी भी था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी टिस्को, ये यहाँ पर 1912 में इस्टेब्लिश होती है। सो प्लीज़ रिमेंबर 1912 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश होती है एंड इट वाज सेटअप। टिस्को को एक बहुत वैल्यूएबल टाइम पे सेटअप किया गया था। पूरी 19th सेंचुरी की एंड में इंडिया ज़्यादातर स्टील कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था? ब्रिटेन से। रेलवे इंडिया में फैल रहा था। अगर आप फिगर देखेंगे 14 तो ये टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री आपको दिखेगी, 1940 की पिक्चर है ये। एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज अ बिग वेंचर गाइस। नाउ रेलवे काफ़ी हद तक इंडिया में बढ़ रहा था और इसलिए रेल्स जो होती है ब्रिटेन जो प्रोड्यूस कर रहा था उसकी डिमांड इंडिया में ज़्यादा थी। बहुत टाइम तक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स जो इंडियन रेलवेज में थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडिया में भी क्वालिटी आयरन एंड स्टील डेवलप हो सकता है। इसीलिए अभी भी स्टील कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा था? आयरन इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन से। हालांकि हमारे यहाँ पर कंपनी सेटअप हो चुकी थी, 1912 में कंपनी सेटअप हो चुकी थी, लेकिन दे वर नॉट इन अ मूड टू गिव एनी ऑर्डर्स। अब टिस्को जब तक सेट हो गई वक्त बदलने लग गया था। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। स्टील प्रोडक्शन ब्रिटेन में अब वहाँ की डिमांड्स के लिए, वॉर की डिमांड्स के लिए ज़्यादा किया जाता है और वहाँ से अब इंडिया, ब्रिटेन से इंडिया, अब स्टील का जो इंपोर्ट हो रहा था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और वो धीरे धीरे इतना डिक्लाइन हुआ कि उल्टा इंडिया को, अब इंडियन कंपनी को, टिस्को रेलवे जो इंडियन रेलवे था उसको अपने सेटअप के लिए टिस्को का रुख करना पड़ा। दैट यू पीपल प्रोवाइड अस द स्टील एंड आयरन दैट इज रिक्वायर्ड। अब इंडियन रेलवे तो ठीक है, धीरे से टिस्को ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, वॉर नीड्स के लिए शेल्स और कैरेज व्हील्स वगैरह सब बनवाना शुरू करी और सप्लाई करना शुरू करा। नाउ द विंड्स ऑफ चेंज वर राइजिंग माय गाइस। हुआ क्या, पहले हम वहाँ से सामान ले रहे थे, फिर इंडिया में दुनिया का सबसे बढ़िया डिपॉजिट मिलता है और वो अब इंपोर्टर की जगह अब एक्सपोर्टर बनता है। एक वक्त ऐसा आ गया था 1919 तक कि कॉलोनियल गवर्नमेंट 90% टिस्को का स्टील और आयरन खरीद रही थी, 90%, बिकॉज द क्वालिटी वॉज रियल गुड। धीरे धीरे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर के जितनी भी कॉलोनीज थी उसमें सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन के उभरी। अब अगर हम बात करें तो जैसा आयरन एंड स्टील के साथ हुआ ऐसा ही केस कॉटन टेक्सटाइल्स के कारण भी कहीं ना कहीं होने लगा था। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तभी बढ़ा जब कॉटन एंड स्टील का भी, कॉटन का भी इंडस्ट्री का सेम रुख था दोस्तों। कॉटन इंडस्ट्री भी इंडिया में तभी फ्लरिश हो पाई जब ब्रिटिश प्रोडक्शन इंडिया में आना कम हुआ और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट थोड़ा सा खुल गया। क्योंकि हुआ ये था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सडनली वहाँ ब्रिटेन में वहाँ के वॉर नीड्स के लिए वहाँ की कंपनीज ने सामान सप्लाई करना शुरू करा और इत्तेफाकन जब इंग्लैंड पे सीज लगा दी गई थी तो हम ये देखते हैं कि उनको सामान इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो कंपनीज इंडिया में सेटअप हुई थी दे एक्चुअली केम एज एंजल्स फॉर देम। उन्होंने उनको सेटअप करके वो चीज़ें देना शुरू करी और बाद में धीरे धीरे जब नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ तो इंडस्ट्रियल क्लास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया था इंडिया में और इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रॉन्ग बन गया था तब
एक आवाज़ रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी किसी ना किसी तरीके से एक चांस मिलना चाहिए। और दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ में आ गई थी दैट इफ़ दे वांटेड टू कंटिन्यू द रूल ओवर इंडिया, अगर उनको इंडिया पे रूल करना कंटिन्यू करना है तो दे विल हैव टू कॉम्प्लाई विथ सर्टन डिमांड्स, उनको कुछ डिमांड्स मानना पड़ेगी। अगर वो डिमांड्स नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, एस्केलेट हो जाएगी। सो धीरे धीरे थोड़ी सी ऑटोनॉमी हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को भी मिलने लगी और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर फ्लरिश होने लगा, जॉब्स मिलने लगी, एक सेल्फ डिपेंडेंसी वापस आने लगी थी। तो आई होप यहाँ पे द चैप्टर एंड्स। आपको टॉपिक समझ में आया, चैप्टर समझ में आया? फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।